Good morning, class 8th. Today we will read science chapter number 10, reaching the age of adolescence. Introduction. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एडोलसेंस की एज में मीन्स टीनेज की एज में हमारे साथ क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे हमारी ग्रोथ होती है, हमारे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. You have learned about how animals and humans reproduce. This is only possible after the individual grow up. जो भी रिप्रोडक्शन होता है एनिमल और ह्यूमंस के बीच वो पता चलता है किसी भी इंडिविजुअल के बड़े होने के बाद. सर्टेन चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड. अब चाइल्डहुड पार करने के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं बॉडी में, विच आर स्लो एंड ग्रेजुअल एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड. जो स्लोली चेंजेस होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब हम अडल्ट हो गए, अब हम बड़े हो गए हैं. Certain hormones that are produced in our body play a great role. कुछ हार्मोन्स हैं जो एक रोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में. Bringing about changes that makes a child grow into an adult. जो एक बच्चे को एडल्ट बना रहा है, ये वो चेंजेस हैं. Also by now you have seen how your body has changed. आपने ये भी देखा कि आपकी बॉडी चेंज कैसे होती है. Your parents will tell you that you are growing up. आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं. What does this growing up means? अब ये जो growing up वर्ड दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? When the reproductive organs start producing gametes, जो reproductive organs हैं जो क्या करते हैं, gametes प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि sperm और ova, and the body become capable of reproduction. और जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लायक बन जाती है, तब हम कहा जाता है कि हम एडल्ट हो गए. As you know, human body cannot start producing right from birth. कोई भी ह्यूमन बॉडी पैदा होते ही रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. It does so only after a certain age. ये एक उम्र के बाद ही होता है. In this chapter we shall discuss about these changes taking place in the human body. अब हम इस चैप्टर में वो चेंजेस पढ़ेंगे जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, which make a person capable of reproduction, जो ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं. अब हम देखेंगे एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. रेट ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस डिफर विद एज. जो रेट होती है ग्रोथ की वो हर एक एज में अलग अलग होती है. द फास्टेस्ट ग्रोथ अकर ड्यूरिंग इन्फेंसी. जो सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी में होती है, विच रिप्रेजेंट अ बेबी और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 year. जो बताता है कि आप 1 साल की उम्र से ज़्यादा हो चुके हो. हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑल्सो अकर ड्यूरिंग एडोलसेंट एज. सबसे ज़्यादा ग्रोथ जब होती है जब हम एडोलसेंट एज में होते हैं, मतलब रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ कब होती है, बिगिनिंग अबाउट 11 years एंड कमिंग टू एन एंड. वो 11 years से स्टार्ट होती है और एक एंड में पहुंचती है एट अबाउट 18 और 19 years. कब? 18 और 19 years तक. अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर और देखेंगे व्हाट इज एडोलसेंस और एडोलसेंट एज. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. एक टाइम आता है, एक एज आती है, पीरियड होता है जिसमें हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, वो एडोलसेंस कहलाता है. एज मैंशनड अबाउ इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11. जो कब से स्टार्ट होता है, 11 साल की उम्र के बाद कम से कम 18 से 19 साल की उम्र तक. एडोलसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर की कि जो एडोलसेंस है वो क्या है, टीन एज है हमारी. द एडोलसेंट पीरियड कवर द टीन एज. ये क्या करता है, हमारी टीन एज को कवर करता है 13 to 18 और 19 ईयर तक. In girls, adolescence begin a year of 2 earlier than in boys. अब जो लड़कियों में एडोलसेंस है वो लड़कों से पहले हो जाती है, 2 साल पहले होता है. During adolescence, the human body undergoes a number of changes. अब एडोलसेंस के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. The testes start to make sperm. जो टेस्टिस है वो स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देता है. And the ovaries start to make eggs. और जो लड़कियों में ओवरीज होती है उनमें एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं. अब दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड्स, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल. अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काम करने लायक हो गए हैं. द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनली एक्टिव इज कॉल्ड प्यूबर्टी. अब जो एज है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करने लायक है उसको प्यूबर्टी कहा जा रहा है. एट प्यूबर्टी देयरफॉर द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इस प्यूबर्टी में क्या होता है, जो बॉय और गर्ल होते हैं वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं. Let us now understand the changes which takes place at puberty. अब हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो प्यूबर्टी के दौरान होते हैं. So let's start from here. Changes at puberty. Growth of the body is an important character during puberty. जो growth है बॉडी की वो बहुत important character है puberty में.
द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में। दिस चेंजेस मार्क द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी, ये जो चेंजेस हैं ये मार्क करते हैं कि हमारी जो बिगनिंग है ग्रोथ की वो स्टार्ट हो गई है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी जब एंड हो जाती है जब पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट तैयार हो जाता है। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ती है, ठीक है। द बोन्स of the legs and arms and elongate and the individual become tall and lanky, अब जो भी ह्यूमन है वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। गर्ल्स यूजुअली ग्रो फास्टर देन बॉयज बट अबाउट द एज ऑफ 18 बोथ रीचेस देयर मैक्सिमम हाइट, अब जो गर्ल्स हैं वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ती है बट 18 साल की उम्र तक आके उनकी हाइट रुक जाती है। द हाइट एंड बॉडी पैटर्न ऑफ individuals appears more or less similar to the parent of other family member because characteristics are passed through the genes from parents to offspring। अब ये तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़, उनकी कुछ चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, बढ़ती उम्र में अच्छा प्योर प्रॉपर खाना खाना चाहिए। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंशियस चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर गिवन बिलो, अब जो कुछ चेंजेस आते हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो पहला है इंक्रीज इन हाइट, सडन इंक्रीज इन हाइट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो हाइट इंक्रीजमेंट होता है प्यूबर्टी के दौरान ये एक चेंज है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय द एज ऑफ 18 ईयर्स सो बोथ रीचेस देयर मैक्सिमम हाइट, अब क्या होता है गर्ल्स होती है वो लड़कों से ज़्यादा जल्दी बढ़ती है बट 18 साल की उम्र तक लड़का लड़की दोनों की हाइट रुक जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ हाउएवर वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अब जो हाइट की जो रेट है वो अलग अलग होती है हर एक में। सम में ग्रो ग्रेजुअली थ्रू आउट प्यूबर्टी, जो कोई प्यूबर्टी में हाइट बढ़ती है किसी की, वाइल अदर में ग्रो फास्टर एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, प्यूबर्टी के दौरान हाइट जल्दी बढ़ जाती है फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब हाइट जो है वो स्लोली इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स परसेंटेज। 8 साल का बच्चा है वो 72 to 77, 9 75 81, 10 78 84, 11 81 88, 12 84 91, 13 88% एंड 95%। सो आपको ये पूरा चार्ट देखना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम और फुल हाइट ऑफ अ पर्सन, जो टेबल है वो क्या कर रहा है पूरी परसेंटेज दे रहा है मैक्सिमम और फुल हाइट का पर्सन का, हैज़ अचीव्ड एट अ पर्टिकुलर एज, जो एक पर्टिकुलर एज तक बढ़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ठीक है, बाय द एज ऑफ 12 बॉय हैज़ 84% ऑफ हिज पॉसिबल मैक्सिमम हाइट, एक 12 साल का लड़का जिसकी हाइट 84 है, ठीक है, पॉसिबल मैक्सिमम हाइट है, और जो गर्ल है वो रीच करती है 91% तक उसकी मैक्सिमम हाइट तक। अभी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर लिखोगे परसेंटेज पर प्रेजेंट हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है और मैक्सिमम हाइट। अब ये जो एग्जाम्पल है ये 8 ईयर्स ओल्ड है और 120 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे 120/72 × 100 = 166.6 सेंटीमीटर। Proper growth of the body no doubt is related to the right kind of food eaten during the growing years। अब जो प्रॉपर ग्रोथ होती है वो तभी होती है जब हम ग्रोइंग ईयर्स में बहुत अच्छा खाना खाएं। We shall discuss the significance of proper nutrition during adolescence later in this chapter। अब इस चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे कि हमें किस टाइप का फूड लेना चाहिए ग्रोइंग एज में। अब हम देखेंगे चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। During adolescence, changes in body shape takes place. These changes are different in boys and girls। अब ये जो changes है गर्ल्स बॉयज़ में डिफरेंट है। फर्स्ट है इन बॉयज़ द बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, बॉयज़ की जो बॉडी काफ़ी मस्कुलर हो जाती है, शोल्डर का जो कंधे होते हैं वो और बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। सेकेंड इन गर्ल्स द बॉडी शोज कर्व्स इन सर्टेन पार्ट्स, अब जो लड़कियों की बॉडी उसमें कर्व्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट से लेकर के उसके वेस्ट वाइड होते हैं और काफ़ी ब्रॉडर होते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर और देखेंगे चेंज इन वॉइस। इन बॉयज द वॉइस बिकम्स हॉर्स एंड हैवी ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द लैरिंक्स, जो लड़कों की आवाज़ है वो काफ़ी भारी हो जाती है क्योंकि जो ग्रोथ होती है लैरिंक्स की, वॉइस बॉक्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन इन दी नेक रीजन, लड़कों के गले में हम ये चीज़ देख सकते हैं, जो वॉइस बॉक्स है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जस्ट बिलो द चिन
चिन के नीचे होता है, एंड इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इन गर्ल्स द वॉइस बिकम्स हाईली पिच्ड एंड श्रिलर, और जो गर्ल्स की वॉइस होती है उनकी बहुत ज़्यादा हाई पिच होती है और श्रिलर होती है। सेकेंड हम देखेंगे वॉइस बॉक्स और लेनेक्स इज हायर इन बॉयज, जो वॉइस बॉक्स और जो लेनेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बॉयज़ में, एंड कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, हम इसको प्रोट्रूडिंग पार्ट कह सकते हैं थ्रोट का, जो क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल। और गर्ल्स में जो वॉइस है वो बॉक्स क्या होगा, स्मॉल होगा और हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। अब जो स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह स्वेट होता है और बॉडी से ऑयल कैसे रिलीज होता है। द स्वेट ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर स्वेट, जो स्वेट के जो ग्लैंड्स है जिनसे रोमों से पसीना निकलता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। द सेबेक्यूस ग्लैंड्स सीक्रेट ऑयल एंड मैनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज डेवलप एक्ने एंड पिम्पल्स ड्यू टू दिस। अब इस एज में क्या होता है, काफ़ी पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इमोशनल एस्पेक्ट्स। ड्यू टू बॉडी चेंजेस गर्ल्स एंड बॉयज़ फील इनसिक्योर एंड सेंसिटिव। अब इस एज में क्या होता है, जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं वो बहुत अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करना चाहते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर फिगर एंड अटायर, वो अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दी अपोजिट सेक्स, और दूसरे सेक्स पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। दिस चेंजेस आर नेचुरली, ये चेंजेस हैं जो नेचुरली ऑफ ग्रोइंग एंड टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल, और ये सबकी लाइफ में होता है। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एडोलसेंट्स स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली एज इट इज़ द पीरियड व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू ऑब्जर्व्स एंड लर्न। अब इस एज में क्या होता है, जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और सब कुछ एब्जॉर्व करने की ताकत रखता है। ड्यू टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन दैम एंड देयर एल्डर्स समटाइम्स। अब जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, जो खुली सोच है, उससे पेरेंट्स और बच्चों के बीच वाद विवाद हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एडोलसेंट्स टू रिमेन एक्टिव एंड बिजी एट ऑल टाइम। तो इस टाइम क्या होना चाहिए, उस बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए और हमेशा बिजी रहना चाहिए। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इवन इन इन्फेंट स्टेज। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारी सारी एजेस में रहता है, बट दे रीच मैच्योरिटी एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बट क्या होता है, ये जो मैच्योरिटी है, ये जो डेवलपमेंट है, ये प्यूबर्टी के दौरान ही होता है। टेस्टिस एंड ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली, और जो टेस्टिस और स्पर्म ओवरीज होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन एडिशनल टू द यूजुअल डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स, देयर आर अदर डिफरेंसेस एज वेल एज विच स्टार्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब कुछ डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में जो प्यूबर्टी के दौरान ही डेवलप होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप मेच्योरिटी वेयर बॉयज बिगिन टू डेवलप फेशियल हेयर लाइक दी मॉस्चर्स एंड बियर्ड। अब लड़कियों में क्या होता है, उनके ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं और लड़कों में उस एज में दाढ़ी मूंछ आती है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और बॉयज़ के चेस्ट पे भी हेयर्स होते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेवलप एट द टाइम ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड help to distinguish the male from the female are called secondary sexual characteristics। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये डिफरेंस है मेल और फीमेल का, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ये क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते रिप्रोडक्शन के दौरान। डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन इज ऑल्सो अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब जो हेयर्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी पे, आर्म्स में और प्यूबिक एरिया में, वहाँ पे ये क्या है, ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है विच डेवलप्स बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होता है। द चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो चेंजेस होते हैं कैसे होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं कॉल्ड हार्मोन्स, जो कि क्या कहलाता है, हार्मोन्स। दी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ऑर्गन, जो हार्मोन है एक स्पेशल ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मेल्स एंड फीमेल ऑफ ह्यूमन।
ह्यूमंस में मेल और फीमेल में काफ़ी सारे एंडोक्राइंस होते हैं। अब आप यहाँ पे एक टेबल में देखोगे, जो टेस्टिस है मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, स्पर्म प्रोडक्ट करता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट है। ओवरी है जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन कह सकते हो आप उसको, ये क्या एग प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट किस किस में होता है, ब्रेस्ट में होता है, इनसाइड विच मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड डेवलप, जहाँ पे मिल्क सिक्रेट होता है। अब हम नीचे आएंगे, आपको ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी दी गई है, वो आपको देखना है। दी एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। अब जो एक्टिविटी होती है टेस्टिस और ओवरीज की, वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है फ्रॉम एंथर ग्लैंड, जो एंथर ग्लैंड में होता है, जो कहलाता है मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड कह सकते हैं। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के बेस में रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होता। फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, तो हम उसको डक्टलेस ग्लैंड कह सकते हैं। The secretions of endocrine glands are poured directly into the blood, ये जो secretion है ये blood में directly डाल दिया जाता है। The hormones are required in extremely small quantity, जबकि हार्मोन्स को काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पेसिफिक क्वांटिटी इन हार्म इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। अब जो इंक्रीजमेंट होता है और डिक्रीजमेंट होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी का, वो काफ़ी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। हाउ डज पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन, ये हम देखेंगे फिगर 10.3 में। यहाँ देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी इन फीमेल। सेक्स हार्मोन रिलीज इन ब्लड स्टेम एंड रीच द टारगेट साइट, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये आपको खुद ने पढ़ना है। अब हम देखेंगे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब हम कुछ और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर अदर हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा कुछ और हार्मोन्स भी रिलीज करे जाते हैं बॉडी में, जैसे कि थायराइड और एड्रेनल्स और पेनक्रियाज, विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जो कंट्रोल करता है वर्किंग किसकी, हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स की, उनकी ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। विथ दिस बैकग्राउंड यू कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, when a person has a very big and bulging throat, he is suffering from goiter। किसी का गला काफ़ी चौड़ा और बड़ा है तो उसका मतलब उसे गोइटर नाम का डिजीज़ है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन थायरोक्साइन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जब बहुत ज़्यादा कम थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तब ऐसा होता है। सेकेंड हम देखेंगे when a person is suffering from sugar problem, it means that his pancreas is not producing sufficient quantity of insulin hormone। अब किसी को शुगर प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये कि उनके पैनक्रियास जो है एक प्रॉपर मात्रा में, क्वांटिटी में इंसुलिन क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सिमिलरली देयर इज अनदर हार्मोन एड्रेनलिन विच हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस कंडीशन। अब कुछ हार्मोन वो भी होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, लाइक व्हेन वन इज एंग्री और अदर टेंशन, जैसे कि टेंशन में होते हैं या एंग्री होते हैं जब हम। एक्टिविटी ऑफ थायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड्स इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब ये जो थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड है ये कंट्रोल कराए जाते हैं किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब इंसेक्ट और फ्रॉग्स में क्या होता है ये हम जानेंगे। As mentioned in chapter 9, many drastic changes take place in the life history of an insect and the frog during the process of metamorphosis। अब हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में। इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस से कंट्रोल करा जाता है इंसेक्ट हार्मोन से। इन केस ऑफ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्साइन हार्मोन, ये कंट्रोल करा जाता है थायरोक्साइन हार्मोन से। प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर इज अ मस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्साइन। अब जो प्रेजेंस होती है आयोडीन की वाटर की, ये क्या है, इसमें सिंपल सी बात है कि जो थायरोक्साइन का प्रोडक्शन है उसके लिए आयोडीन की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। इफ द वाटर इन विच टेडपोल्स ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, अगर प्रॉपर आयोडीन नहीं सप्लाई करा जाएगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल्स इनटू एडल्ट कैन नॉट टेक प्लेस। अब जो टेडपोल्स का ट्रांसफर है वो किसी भी एडल्ट में नहीं हो पाएगा। इवन इन केस ऑफ ह्यूमंस आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट
फॉर द थायरोक्साइन हार्मोन। थायरोक्साइन हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज़ रिकमेंडेड, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट ही रिकमेंड आपको करा जाता है। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है 10.3, वो आपको खुद को पढ़नी है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट स्टार्ट्स अर्लियर इन फीमेल देन इन मेल। अब जो प्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स का वो गर्ल्स में पहले स्टार्ट होता है मेल्स के दौरान। मेल्स के मुकाबले लड़कियों में जो गैमेट्स होते हैं वो जल्दी स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन। इन फीमेल्स दिस फेज बिगिन्स 10 to 12 years ऑफ एज। अब ये 10 से 12 साल की उम्र में होने लग जाता है, और मेल्स में बिगिन होता है 13 से 14 साल की उम्र में। हाउएवर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन द फीमेल्स। अब बट ये प्रोडक्शन ज़्यादा समय तक रहता है लड़कियों से ज़्यादा आदमियों में। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज जनरली लास्ट अप टू एज ऑफ 45 to 50 years। ये 45 to 50 years तक रहता है वुमेंस में। दिस पीरियड फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी to the age of 45 to 50 is marked by the specific event repeated almost every month. More specifically 28 days। ये एक पीरियड है जो 28 डेज में रिपीट होता है, 45 से 50 ईयर्स तक होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन ओवियम मैच्योर एंड इज रिलीज बाय द वन ऑफ द ओवरी। एक ओवियम रिलीज हो जाता है उसकी ओवरी से वंस इन अबाउट 28 डेज, 28 दिन में एक बार होता है। एंड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक, और जो वॉल होती है यूटेरस की वो मोटी हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग, ताकि वो एग को रिसीव कर सकें। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, जब ये फर्टिलाइज हो जाता है इट स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड रिजल्टिंग प्रेगनेंसी। फिर वो जब फर्टिलाइज हो जाता है अगर, तो वो प्रेगनेंसी होती है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, द रिलीज एग एंड द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। अब वो ब्लड के थ्रू रिलीज हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग टेक्स प्लेस इन वुमेन, तो वुमेन में ब्लीडिंग होगी। दिस लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये ब्लड का जो लॉस है मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 डेज, तो ये 28 दिन में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगन एट प्यूबर्टी। पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में होता है जो कहलाता है मेनोरेक। अराउंड द एज ऑफ 45 to 50, जो 45 to 50 तक होता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अब जो 45 to 50 की एज में आकर के स्टॉप हो जाता है, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। जो परमानेंट स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन का वो मेनोपॉज कहलाता है। अब हम देखेंगे व्हाट डिटरमाइंस सेक्स ऑफ द बेबी। इन चैप्टर 8 यू लर्न दैट ईच बॉडी सेल कंटेन्स एन न्यूक्लियस विच हैज़ क्रोमोसोम। हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा कि हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल मेल और फीमेल पोसेस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एवरी ह्यूमन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ऑफ दिस 23 पेयर्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन द एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है 23 में से 22 सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एंड 23rd पेयर इज डिफरेंट, और जो 23rd होता है वो अलग होता है एंड इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। इन फीमेल्स दीज क्रोमोसोम्स आर 22। अब जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है 22 क्रोमोसोम्स होता है जो कि होते हैं XX पेयर्स, एंड इन मेल्स दे आर 22, और जो मेल्स होते हैं उसके पेयर में 22 प्लस XY होते हैं पेयर्स। द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड, जो सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो क्या कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ह्यूमन बींग्स द फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोसोम्स। फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, XX होते हैं, वाइल द मेल हैज़ 1 X, बल्कि मेल में 1 होता है एंड एक X होता है और एक Y होता है जो कि होता है XY। इन अ फीमेल ऑल द प्रोड्यूस्ड ओवा possess X क्रोमोसोम, वेयर इज इन द मेल द स्पर्म प्रोड्यूसेस आर ऑफ 2 टाइप। अब ओवा जो होता है वो सिर्फ X क्रोमोसोम में करता है, जबकि मेल होता है वो 2 तरीके से करता है। हाफ पोसेसेस X क्रोमोसोम एंड अदर हाफ विद Y, एक होता है X और एक होता है Y। थर्स द सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्पर्म। अब जो बेबी का सेक्स है वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, बाय विच एन एग इज फर्टिलाइज, जिस पर एग फर्टिलाइज होगा। X बियरिंग स्पर्म प्रोड्यूसेस अ गर्ल। अगर X होता है तो वो गर्ल है, एंड इफ द एग इज फर्टिलाइज बाय Y, और अगर एग फर्टिलाइज हुआ है Y के थ्रू स्पर्म से तो वो होगा Y, ठीक है।
बॉडी सेल ऑफ मेल, मेल की बॉडी सेल है, ठीक है। ये स्पर्म है, ये आपका मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पर्म, 2 टाइप के स्पर्म होते हैं, एक एक्स और वाई, ठीक है। फीमेल प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ हुआ, जो फीमेल है वो एक ही टाइप का हुआ प्रोड्यूस करती है, वो जो कि है एक्स एक्स। बॉडी सेल किसका है? फीमेल का। Whether a baby is going to be a girl or a boy depends on sperm which fertilizes an ovum। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, ठीक है, जो ओव्यूम से जाके मिला है, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है नीचे। From the above information, it should be clear to you that children are not the gift of God। तो अब आप इससे देख करके समझ सकते हो कि जो चिल्ड्रन है वो गॉड का गिफ्ट नहीं है। एज वॉज बिलीव बाई पीपल इन अर्लियर डेज, जो पहले के लोग विश्वास रखते थे, एंड इज बिलीव इवन नाउ बाय सम विलेज पीपल, जो कि विलेज पीपल में आप देख सकते हो। इट इज़ अ नॉन साइंटिफिक फैक्ट, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है दैट द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर फैमिली, जबकि गॉड के बजाय पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। अनदर फैक्ट which becomes clear is that the sex of the child, whether a boy or a girl, is not in anyone's। अब जो सेक्स है किसी भी चाइल्ड का, वो डिपेंड करता है, वो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की हो। पहला हम देखेंगे एग एक्स, स्पर्म एक्स, फर्टिलाइज्ड एक्स एक्स, तो क्या होगा? फीमेल। एग है एक्स, स्पर्म है वाई, तो क्या होगा? फर्टिलाइज होगा एक्स वाई, तो वो होगा मेल। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये एग है, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पर एक्स स्पर्म है, तो वो गर्ल होगा। और अब यहाँ पर एग है और स्पर्म वाई है, तो फर्टिलाइज एग होगा एक्स वाई, ठीक है, जो कि होगा बॉय। हैंड एंड सर्टेनली नॉट इन द हैंड ऑफ द मदर, सो वी शुड नॉट टॉर्चर अ वुमेन हु डज नॉट गिव बर्थ टू अ सन। तो हमें एक वुमेन को टॉर्चर नहीं करना चाहिए जो एक बेटे को जन्म ना दे सके। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेरी ऑफ्टन यू वुड हैव हर्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स टेलिंग यू दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुँह से सुना होगा कि जो हेल्थ है वो वेल्थ है। दिस सेइंग इन वेरी सिंपल वर्ड हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। तो ये हमें बता रहा है हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में। द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। अब मेंटली, फिजिकली और सोशली हेल्थी रहना ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह हेल्थी रहना चाहिए। सर्टेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अब कुछ फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। पहला है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, अच्छे से खाना खाना चाहिए। डोमेस्टिक हाइजीन, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप करना चाहिए। कीपिंग अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अवॉइड ड्रग्स और एल्कोहल। ड्यूरिंग एडोलसेंस दीज फैक्टर्स बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, क्योंकि इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हमारी प्यूबर्टी के दौरान। पर्सनल हाइजीन, आपको पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज और क्लीन फूड, वाटर एंड एयर। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस। बैलेंस्ड डाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंस टू हैव अ न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एडोलसेंस में न्यूट्रिशन और बैलेंस होना और बैलेंस डाइट लेना। एंड एक्सपेंसिव डाइट इज़ नॉट ऑलवेज अ न्यूट्रियस डाइट। जो एक्सपेंसिव डाइट है वो ज़रूरी नहीं कि उसमें न्यूट्रिशन हो। ऑर्डिनरी सिंपल सी रोटी, राइस, दाल, सीजनल वेजिटेबल आर न्यूट्रिशंस। ये जो राइस, दाल और वेजिटेबल्स है ये काफ़ी हेल्दी होती है, न्यूट्रिशियस होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट सीजनल फ्रूट्स ऑल्सो। सीजन के जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें लेने चाहिए। रिमेंबर जंक कैंड एंड टाइम टिन फूड मे बी टेस्टी बट दे आर नॉट न्यूट्रिशियस। जंक फूड ज़रूर टेस्टी लगेगा बट वो हेल्दी नहीं होता। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या कंटेन करता है? प्रॉपर अमाउंट होता है उसमें न्यूट्रिशन का। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स मिले होते हैं। इन सच अ डाइट एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन एंड प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन रिक्वेस्टेड प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है? बॉडी के लिए जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन चाहिए होता है वो सब इसमें प्रेजेंट होता है। लेट अस एनालाइज आवर डेली मील्स। अब हम अपनी डेली मील के बारे में पढ़ेंगे। आर प्रेजेंट इन रिक्वेस्टेड प्रपोर्शन।
ये मैंने आपको बता दिया। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ चपाती। हमारे डेली लाइफ के खाने में क्या आता है? चपाती, राइस, कर्ड और बटर मिल्क, लस्सी, दाल, वेजिटेबल एंड सैलेड। दीज फूड आइटम्स प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अब क्या करते हैं? ये हमें सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर सप्लाइड बाय चपाती एंड राइस। अब जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है वो हमें चपाती और राइस से मिलता है। दाल एंड मिल्क प्रोवाइड द प्रोटीन। दाल और मिल्क हमें प्रोटीन देता है। कर्ड और बटर मिल्क सप्लाई कार्बोहाइड्रेट। कर्ड और बटर मिल्क हमें कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है। प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स हमें उससे मिलते हैं। मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स आर प्रोवाइडेड बाय द वेजिटेबल। हमें मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलते हैं? हमें वेजिटेबल और सलाद से मिलते हैं। थर्स द डाइट कंज्यूम प्रोवाइड अस विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब जो ये डाइट है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। जो मिल्क है वो अपने आप में एक बैलेंस फूड है। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स that they need. Minerals like iron and calcium are very important for all of us. आयरन और कैल्शियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयरन इज असेंशियल फॉर ब्लड। जो आयरन है हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैगरी, कर्ड, मीट, एग्स, लेमन एंड आंवला आर रिच इन आयरन। ये सब क्या है? एग वगैरह आयरन में काफ़ी अच्छा है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम है हमारे बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रिच सोर्स है कैल्शियम के। मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, पल्सेस, मीट एंड एग, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्सनल हाइजीन। द बेसिक एम ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज टू कीप द बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवे फ्रॉम द एंटरिंग द बॉडी और इन्फेक्टिंग द फूड कंज्यूम्ड बाय अस। अब ये जो पर्सनल हाइजीन ये कि हमें माइक्रोस्कोप और बैक्टीरिया से हमें दूर रखता है। ठीक है, अदरवाइज डिजीज़ कैन डेवलप, वरना हमें कोई भी डिजीज़ हो सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ बाथ एवरी डे। रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन। बॉडी के सारे पार्ट्स हमें हमेशा वॉश करने चाहिए, क्लीन करने चाहिए रोज़। अंडरगारमेंट्स शुड बी चेंज एवरी डे। अंडरगारमेंट्स हमेशा चेंज करने चाहिए। अब कुछ प्रिकॉशंस है जो लिए जाते हैं पर्सनल हाइजीन के दौरान। फर्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। क्लीन योर टीथ आफ्टर ईच मील एंड बिफोर गोइंग टू बेड। खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले आपको अपने दांत ब्रश करने चाहिए। अदरवाइज टूथ डिके में टेक प्लेस, वरना दांत खराब हो सकते हैं। डू नॉट ग्रो लॉन्ग नेल्स। आपको नाखून ज़्यादा बड़े नहीं करने चाहिए, उनको छोटे रखें और साफ रखिए। हेयर शुड बी क्लीन रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। आपके बालों को हमेशा साफ करें सोप और पानी से। कॉम्बिंग रिमूव्स द डर्ट स्टिक टू हेयर। जो जब हम बालों को कॉम्ब करते हैं हमारे बालों से डस्ट निकल जाती है। फिफ्थ, आइज शुड बी वॉश डेली विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर। आँखों को हमेशा साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। रबिंग ऑफ आइज विद हैंड्स शुड बी अवॉइडेड। आँखों को मलना छोड़ देना चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द आइज, वरना आपकी आँखों में जर्म्स जा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, द फीट शुड बी क्लीन एवरी डे एंड वेल प्रोटेक्टेड। आपके जो पैर हैं, फीट है, वो हमेशा साफ रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इंजरी ड्यू टू बैक्टीरिया लाइक टेटेनस, हुकवॉर्म्स एंड इंसेक्ट मे बी कॉज्ड इट बेयरफुट। अगर आप बिना शूज चप्पल के रहोगे तो आपको कोई भी इंसेक्ट काट सकता है। वॉक इज अंडरटेकन। वॉकिंग बेयरफुट मस्ट बी अवॉइडेड। आपको बिना चप्पल जूतों के नहीं चलना चाहिए। सेवेंथ, स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय गर्ल्स टू कीप क्लीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान लड़कियों को सावधानी रखनी चाहिए, क्लीनिंग रखनी चाहिए। 8, द वेस्ट फूड मटेरियल एंड गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। जो वेस्ट फूड है उसको प्रॉपरली फेंकना चाहिए। इट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन। वो ओपन में नहीं फेंकना चाहिए। कवर्ड बिन्स मस्ट बी एम्प्लॉयड। अब हम देखेंगे एडिक्वेट एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। फर्स्ट, लिव और डिसिप्लिन लाइफ। लाइफ में आपके डिसिप्लिन होना चाहिए। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम टेंशन, लॉन्ग आवर्स ऑफ टेलीविजन व्यूइंग, लॉन्ग आवर्स ऑफ कंटिन्यूस टेबल वर्क एंड मोबाइल वॉचिंग। आपको लंबे समय तक टीवी, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। टेंशन से दूर रहना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। टेक रेस्ट एंड रेगुलर स्लीप। प्रॉपर रेस्ट लें, रेगुलर स्लीप लें। अंडरटेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। कुछ अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइजेज हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज इंप्रूव करती है ब्लड सर्कुलेशन में। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर लंग्स, हार्ट एंड बॉडी मसल्स हेल्दी। ये हमारी बॉडी को काफ़ी हेल्दी रखता है। अब कहेंगे, हम देखेंगे से नो टू ड्रग्स। एडोलसेंस इज अ स्टेज वेयर एन इंडिविजुअल कैन फेस एंग्जाइटी एंड बी क्यूरियस। एडोलसेंस ऐसी एज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सम इंडिविजुअल्स फ्रॉम योर पीयर ग्रुप में सजेस्ट यू टू टेक ड्रग्स। आपके कुछ दोस्त वगैरह आपको ड्रग्स के लिए, स्मोक के लिए कह सकते हैं। गेट रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन।
वो आपको कह सकता है कि ये आपको टेंशन से रिलैक्स देगा, आपको नो करना है। दीज शुड बी अवॉइड एज दे कॉज हार्म टू द बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। इट टेकन रेगुलरली दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये क्या करते हैं, ये आपको बताया जाता है कि आप इससे स्ट्रेस से आपको आराम मिल सकता है, बट ऐसा नहीं होता, आपको हेल्थी रहना है, ठीक है, आपको हैप्पी रहना है। आपका चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएगी।